बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज के आने के साथ ही इलेक्शन चोरी और धांधली का शोर मचाया जा रहा है। वैसे ये एक्सपेक्टेड भी था। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कोई भी जमात ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने में अब तक नाकाम हो चुकी है, जबकि वफाक में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 में से 9 नशस्तें हासिल करके मार्का अपने नाम कर लिया है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंतखाबात में 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब ठहरे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 3 और मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि इंतखाबात से कबल ही गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत चला रही थी, बुरी तरह से नाकाम हुई है। नून लीग को 23 में से महज 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज भी पलट गए हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाही नहीं, बल्कि नून लीग के साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान भी अपनी सीट हार गए हैं। साबिक स्पीकर GB असम्बली फिदा मोहम्मद शाह, जो कि इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, अपनी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सके, जबकि GB2 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फतहुल्लाह ने सिर्फ 2 वोटों के मार्जिन से इलेक्शन में फतह हासिल की है। एक तरफ इंतखाबात की अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रही है अपनी जीत पर। 15 नवंबर के इंतखाबात इलेक्शंस के नाम पे धोखा था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आवाज पे डाका डाला गया। गिलगित बल्तिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया प्राइम मिनिस्टर। PTI 16 सीटें हासिल नहीं कर सकी, 9 सीटें धांधली के साथ ले सकी है। इसका मतलब है कि PTI ये इलेक्शन हार गई है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उसे मुस्तरद कर दिया। आप अपना एहतजाज तेज करें, आप अपना तहरीक तेज करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को कर दिया है मुस्तरद। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है कि GB में PTI का पहले कोई वजूद था, ना ही अब है। हथकंडों से वफादारियां तब्दील कराकर भी सादा अक्सरियत ना ले पाना शर्मनाक है। शाहिद खान अब्बासी ने भी इल्जाम आयद किया है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इसीलिए ताखीर की गई ताकि हुकूमत को धांधली के लिए वक्त मिल सके। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि सिलेक्टेड और नाअहल हुक्मरानों को गिलगित बल्तिस्तान का रिजल्ट हजम नहीं करने देंगे। ये इंतखाबात नहीं, बंदर बांट हुई है। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की धमकी दे डाली है। कहते हैं कि इलेक्शन चुरा लिया गया है, छीनी हुई नशिस्त वापस लेंगे, हम उस नहज पर ना लेकर आए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। आप अपना एहतजाज तेज करें, आप अपना तहरीक तेज करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। आप सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए कि हम वो रास्ता ले जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ बाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ये कहते हैं कि धांधली होती तो PTI 13 से 14 नशिस्तें हासिल करती। उन्होंने PDM को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम ने PDM के बयानी को कूड़ेदान में फेंक दिया है, जबकि दीगर हुकूमती वज़रा भी अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। थी तो फिर हम एक 14-15 सीटें ले लेते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, PDM के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि गिलगित इलेक्शंस के मुतनाज़ा होने के बाद अब होगा क्या? क्या अपोजिशन जमातें धांधली के वाज़ेह सबूत भी पेश कर पाएंगी या नहीं, या ये मामला महज इल्ज़ामात और धांधली के शोर शराबे या वावेला के लीजिए वहाँ तक ही महदूद रहेगा? अगर पार्टी के लोगों की वफादारियाँ तब्दील करवाने के सबब नून लीग को शिकस्त हुई है, तो साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान क्यों इलेक्शन हार गए हैं? अपोजिशन जमातों का अगला लाइहमल अब होगा क्या? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं उन्हीं
नहीं दोनों पार्टी से रिप्रेजेंटेशन जो कि इन नताइज को मुस्तरद कर रहे हैं। शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मोहम्मद जुबैर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के नून लीग के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया। शैला साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने नताइज को मुस्तरद कर दिया है, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हुए एहतजाज की धमकी भी दे दी है। मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई ऑथेंटिक सबूत भी आपके पास मौजूद हैं या नहीं जो कि मजाज अथॉरिटीज के सामने रखे जा सके, या फिर ये सिर्फ शोर की हद तक ही महदूद रहेगी बात? जी बिल्कुल, क्योंकि प्री पोल रिगिंग के तो पूरे सबके ही पास हैं, पूरे चैनल्स ने दिखाए, एक ने दिखाए हैं। 24 चैनल ने ये भी दिखा दिया कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि जी मेरा वोट जो है जब मैं अंदर गया तो पोस्टल बैलेट जो है उससे हो गया और मैं गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हूँ। फिर बताया गया कि जी ये तो आरओ ने किया है। फिर इसके अलावा मुस्तकिल ये बात वहां पे रही है कि कितनी स्लो जो है वो पोलिंग थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पहले जो शख्स 1000 से ज्यादा की लीड से जीत रहा था और रात को उसकी जीत अनाउंस कर दी गई गैर हतमी, और फिर उसके बाद रिजल्ट रोके गए मजीद और वो 2 वोट से हार गया। और टोटल जो वहां पे वोट कास्ट हुए हैं अब तक हमने देखे हैं वो हर हल्के में 16-17 हजार वोट कास्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका गैर हतमी ही नतीजा सामने आ रहा है। और दयामिर जो है उसकी 2 नशिस्तों का अभी तक कोई रिजल्ट भी नहीं सामने आया। तो आखिर कौन से ऐसे लोग बिठा दिए जो 16-17 हजार काउंट नहीं कर सकते? उनके पास इकट्ठे तो नहीं है ना, हर पोलिंग स्टेशन से मुख्तलिफ थोड़े होते हैं। 80 वोट भी हैं, किसी जगह 150 हैं, इस तरह के पोलिंग स्टेशन हैं। तो आखिर कौन से? शहरा साहब, शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं कि अवाम ने जो है वो पीडीएम के बयानियों को कूड़ेदान में फेंक दिया। आप समझती हैं कि पीडीएम के बयानिए की वजह से ये शिकस्त हुई है और लोगों का ये रिएक्शन सामने आया? आप इत्तेफाक करती हैं उनकी इस बात से? मसला ये है कि शिबली फराज उन लोगों में आते हैं जिन्हें नौकरी करनी है, वरना वो देख चुके हैं कि क्या अंजाम होता है। पीडीएम ने तो वहाँ इलेक्शन ही नहीं लड़ा, हमने तो वहाँ पे हर पार्टी ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा है। नून लीग जो एक नशिस्त जीती है उस पे वो हमारे खिलाफ जीती है, और अमजद एडवोकेट जो हैं वो भी जो है उसमें जो पूरे पहले इनके वजीर आला थे उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। एक सीट पे हमने पीएमएलएन से मुकाबला किया है। अलबत्ता हुकूमत के साथ चलने वाली जमातों को ये देखना चाहिए कि वो जिस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बता दीजिए कि अब आगे होना क्या है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तो कहा है कि आप लोग जो हैं वो हमें मजबूर ना करें और इतना मजबूर तो ना करें कि हम आगे ही निकल जाएं। अब इस आगे निकलने से क्या मुराद है? क्या वही मुराद है जो पोजीशन मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी ले चुके हैं या उनकी पोजीशन है? नहीं, सब जानते हैं कि चेयरमैन बिलावल क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे कैंडिडेट्स पे इलेक्शन से पहले तक ये मुस्तकिल दबाव आया है, फोन से धमकियां दी, फोन पे कहा गया है कि अपनी वफादारियां तब्दील करें और पीटीआई में आ जाएं। तो ये चेयरमैन बिलावल बताएंगे कि कैंडिडेट्स ने क्या बताया है कि किसने फोन किया। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह रिजल्ट चोरी होंगे तो मुल्क में इस ड्रामे को खत्म किया जाए, और हम हर दफा जमहूरियत की खातिर के पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता रहे, हर रिजल्ट बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि शिबली फराज जो हैं वो अगर सियासी होते। ठीक है। आज एक और बड़ा हम फैसला हुआ है, मैं उसके बारे में भी क्विकली आपसे जानना चाहूंगी। मुझे ये बताएगा कि शैला साहिबा, आज जलसे जुलूसों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सही से इकदाम नहीं उठा रही है कोरोना के खिलाफ। कोरोना फैल भी बहुत तेजी के साथ रहा है, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के जलसे उसी तरीके से कंटिन्यू उनके साथ रखे जाएंगे या फिर कोई हिकमत अमली अपनाई जाएगी? आप लोग क्या फैसला कर रहे हैं इस हवाले से? गुजरांवाला में जब जलसा हुआ तो उसके बाद सुना है कि 150 लोगों पर एफआईआर काटी गई कि उन्होंने कोरोना एसओपीज पर अमल नहीं किया। उसके बाद फिर वजीर आजम ने भी वहां जलसा किया। ये तो हमें पता था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के फौरन बाद जो है ये बात इन्होंने करनी है और वो ये कर रहे हैं। हम अपने काम जारी रखेंगे, और अभी तो उन्होंने इस बात पर आए हैं कि टीपीएल से मुज़ाकरात की बात की है
और आप अपने अभी काम भी PPI जारी रखेंगे शैला साहिबा, लेकिन कोरोना तो हकीकत है, केसेस बढ़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा खतरा है, पहले से ज़्यादा शिद्दत है इसमें, तो फिर आप लोग क्या कुछ वाकई नहीं सोच रहे हैं इस हवाले से? आप ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड नहीं, कोरोना तो हकीकत है। तो वजीर आजम को चाहिए कि स्कूल देखें, यूनिवर्सिटीज देखें, कॉलेजेस को देखें, अच्छा। और बाकी अगर 300 लोगों का शादी की तकरीब हो सकती है उनके मुताबिक, तो बहुत बड़े ग्राउंड में जलसा भी हो सकता ठीक है। है। अच्छा, हम ये थोड़ी कह रहे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा। शादी की तकरीब अगर 300 लोगों के साथ हो सकती है, वैसे तो ये एक इस तरह का मसला है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर जो है इसके हवाले से सोचना चाहिए, इसके ऊपर मिलकर बैठना चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नून लीग, मुझे ये बताइएगा कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर धांधली ना होती तो कितनी सीटें और ले लेती मुस्लिम लीग नून? ठीक है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हालांकि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो कि वज़ीर आला थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिका, वो अपनी सीट हार चुके हैं। अब कुछ सीटों के ऊपर ये धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये ओवरऑल धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लग तो यही रहा है कि क्योंकि इससे पहले भी प्री पोल रिगिंग की बात हो रही थी, इलेक्शन से पहले भी, वोटिंग डे से पहले भी जो है वो ये बात हो रही थी, और वोटिंग डे के ऊपर भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो इल्जामात सामने आए, जिनमें एक वोटिंग का जो प्रोसीजर है उसको स्लो कराने के इल्जामात सामने आए थे। एहसन इकबाल साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि वोटिंग को जो है वो स्लो कराया गया है। वो खुद उस वक्त वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद भी थे और वो कह रहे थे कि वो उसको विटनेस भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर रहे हैं, अगर धांधली ना होती तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कितनी सीटें ले जाती नून लीग? ठीक है, वो तो एक नोशनल बात है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम रीजनेबल एक्सपेक्टेशन जो थी वो 7-8 सीटों की थी। अब अच्छा। सिर्फ इशू ये हुआ है कि जाहिर सी बात है, हमारा जो बयानिया हम जिसको लेके बाहर निकले हैं और अवाम तक जा रहे हैं, उसमें एक और हमारा कंसर्न ऐड हो गया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। तो अफसोसनाक बात है, लेकिन इस मुल्क में वो कहते हैं ना, द मोर यू ट्राई टू चेंज थिंग्स द मोर इट गेट्स बैड। तो मेरा ख्याल है जो कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों, और जिन्होंने सोचा है कि वो ही इस मुल्क के हवाले से फैसले करेंगे, चाहे वो इलेक्टोरल मैंडेट हो, तो अफसोसनाक बात है। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताएगा कि धांधली के इल्ज़ामात आप लोग लगा रहे हैं और मुख्तलिफ नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्या आप लोगों के पास सबूत मौजूद हैं, या फिर हम देखेंगे कि यही शोर उठेगा और उसके बाद मामला जो है वो दब के रह जाएगा? कोई हिकमत अमली बनाई गई है? नहीं, देखें, एक तो सबूत जब आप लोग कहते हैं तो एक तो सबके सामने होते हैं कि हमने इस मुल्क में एक्सेप्ट कर लिया कि मिसाल के तौर पर एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इलेक्शन गाइडलाइंस या रूल्स के मुताबिक कोई मिनिस्टर जाके वहाँ कैंपेन नहीं कर सकता, सारे मिनिस्टर्स बैठे थे। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने हमसाया मुल्क को ले लें, इंडिया को, कभी ये चीज टॉलरेट ही नहीं होगी, इसको धांधली के जुमरे में ही लिया जाएगा। लेकिन हम इतने यूज हो गए कि ये तो होता ही है। और क्यों होता है जी? सन 75 में भी तो हुआ था, सन 90 में भी हुआ था, सन 95 में भी हुआ था, तो अब आप क्यों बोल रहे? क्या हमने इस मुल्क को, हमारे हम सबको कोई अपनी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है 72 साल की, वो किसी को भी फख्र नहीं है, तो क्या आज हम ये होने दें और इस पर आवाज न उठाएं? ठीक है, तो ज़ुबैर साहब फिर किस तरीके से आप जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? क्या आपके जो लोग जीते हैं वो हल्फ लेंगे? अभी तक तो ये फैसला हुआ है। देखिए 2018 में भी ये हुआ था, इलेक्टोरल रिजल्ट सब आए थे, तो उस वक्त हमें शदीद जाहिर सी बात है डिसएग्रीमेंट था और हमारे हिसाब से हमारा मैंडेट छीना गया था। लेकिन हम फिर भी पार्लियामेंट गए थे। मसला ये होता है कि इट्स नॉट एन इजी चॉइस। बहुत से लोगों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और विद इन आवर पार्टी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आज भी ये बात कंसिडर की गई थी। मेरी राय तो ये है कि जाना चाहिए।
अच्छा, ठीक है, आपकी राय है। अच्छा जुबैर साहब, क्विकली मुझे बता दीजिएगा, आज बड़ा अहम फैसला हुआ है, जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, पीडीएम का अगला जलसा जल्द ही एक्सपेक्टेड था, कोई फैसला कर रहे हैं आप इस हवाले से कि इनको मंसूख कर दिया जाए अवामी मफाद में, या फिर आप लोग अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो जलसे जुलूस करेंगे? अभी इस पर फैसला अभी तक तो यही है कि हम जलसे जुलूस जारी रखेंगे। 18 तारीख को है माह, ठीक है, उसके बाद पेशावर में 22 तारीख। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का यही अभी तक फिलहाल फैसला है कि जलसे जुलूसों को जो है वो जारी रखा जाएगा। पीडीएम के जो पूरा स्केड्यूल है उसके मुताबिक ही ये लोग चलेंगे। हालांकि आज हुकूमत की तरफ से जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। अब ये चीज़ आगे चलकर किस कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल अख्तियार करती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक छोटा सा मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली हुकूमत का मौक़िफ़ भी बहुत अहम है। ज़रताज गुल साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के जो नताइज हमारे सामने है उसके हवाले से। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि धांधली का जो शोर अब उठा है वो उठेगा ही। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज साहिबा वहाँ पर मौजूद थी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो 20-25 दिन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से बाहर ही नहीं निकले। लेकिन उसके बाद जो नताइज हमारे सामने हैं वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें काफ़ी नाराज़ भी दिखाई देती हैं। लेकिन इस पर अब जो हुकूमती जमात है, यहाँ पीटीआई है, उसका क्या रिस्पांस है, वो किस तरीके से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिए इन दोनों जमातों ने नताइज को, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ज़रताज गुल साहिबा वफाकी वज़ीर हैं जी, वज़ीर मुमलकत हैं, मौसमियात की हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं इन इल्ज़ामात को, या फिर जो दो बड़ी जमातें हैं वो बिल्कुल मुस्तरद कर चुकी हैं नताइज को, कितनी हकीकत है उनकी बातों में? पहले तो ये कि पूरी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, हमारी पार्टी को और गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम को, जफाकश अवाम को, जिन्होंने सख्त सर्दी में और बर्फबारी के बावजूद जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बनते हुए वोट डाला, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने एंटी पाकिस्तान नज़रिया जो था पीडीएम से, स्पेशल जो PMLN का था, उसको रिजेक्ट किया। आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के करप्शन के एजेंडा को आपने रिजेक्ट किया। आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट किया और आप लोगों ने अपना वोट दे दिया। जहाँ तक दो बड़ी पार्टियाँ मेरे ख्याल में कि वही बात है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है हार मान के लड़काना के ऊपर, जिसको वर्ड ज़दा बना चुके हैं, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कराची जो कि गन ज़दा हो चुका है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरीके से जो वहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं होती है, स्कूलों के अंदर जो है वो घोड़े गते जो है जानवर बंधे हुए होते हैं, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। 12 साल से नाकाम हुकूमत है सिंध में, उसकी राह लेनी चाहिए। कराची में आपका भी बहुत बड़ा स्टेक है। वापस इसी मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। ज़रताज गुल साहिबा, एहसन इकबाल साहब ने संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने अपनी एजेंसियों के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग का बंदोबस्त किया है। पोस्टल जो बैलेट है वो सरकारी मुलाजमीन के अलावा दुकानदारों और तलबा को भी जारी किए गए हैं। बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं। अच्छा, पहला पॉइंट तो मेरा ये कि चूंकि ये आपको पता है ब्रेन है PMLN का और इनको रस्तों भी कहा जाता है, बड़े लाइक फाइक अपनी तरफ से। पहले तो ये कि इन्होंने खुद एक ट्वीट की, इन्होंने अपना ही PMLN का एक जलसा था गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरी साइड पे भी इन्होंने ट्वीट की। इन्होंने कहा है कि जी ये एक PTI का जलसा है और एक मरीम नवाज का जलसा है, आवाम खुद देख लें किसमें आवाम ज़्यादा है। वो दोनों इनके अपने जलसे थे। फिर उन्होंने वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दी है। मेरे ख्याल में ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। सेकेंड ये कि अगर ये वाकई इतने बड़े कोई लीडर है और उनको बड़ा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्शन के ऊपर बड़ा कोई अबूर हासिल है, वैसे हॉर्स ट्रेडिंग और ख़रीदो फरोख्त तो PMLN का ही खासा है, इनको इसमें PhD हासिल है। तो इनको जो लीड थी वो गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज कर रही थी। इनको बैठ के जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बजाय, इस तरह के इल्ज़ामात के बजाय इनको अपनी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी के ऊपर गौर करना चाहिए था, बजाय इसके कि ये मरियम नवाज को इतने सारे टोपियाँ जो बदल रही थी, रंग बिरंगी टोपियाँ, उसके मशवरे के बजाय इनको वाकई कहती कि आप अपने इलेक्शन के ऊपर तवज्जो दें और इलेक्शन के अंदर भी वहां पे जाके किए जा
फिर भी आप लोगों को जो वाज़ेह अक्सरियत है या सादा अक्सरियत जिसको कहें वो नहीं मिल सकी है, और यही जो सवाल है वो मरीम नवाज साहिबा ने भी उठाया है कि हमारे लोगों को आपने तोड़ा भी, वफादारियां भी तब्दील कराने का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा। आप नहीं समझती कि क्या जो आप लोगों की बाकी मुल्क में परफॉर्मेंस है उसने वो असरअंदाज हुई है और लोग खुश नहीं थे ना? अगर लोग आपकी परफॉर्मेंस से बाकी मुल्क में खुश होते तो शायद इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाबी आपको मिल सकती थी। बिल्कुल बात से बढ़तरी हासिल है, बल्कि जो इंडिपेंडेंट हैं उनके साथ हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अगर आप बैकग्राउंड में जाए तो वो इंडिपेंडेंट भी बेसिकली पीटीआई के अपने वो लोग हैं जिनको हमने टिकट नहीं दी। इनफैक्ट हमारा तो बहुत सी जगहों पे खुद फिर अलायंस हो गया था, तो वो भी पीटीआई के हैं और पीटीआई को वाज़ेह अक्सरियत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हासिल है। जहाँ तक मरीम नवाज़ का ये ख्याल है, पहले वो अपना बयान तो दुरुस्त कर लें कि वाज़ेह अक्सरियत है कि नहीं, फिर धांधली का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा रही हैं, और अगर धांधली का इल्ज़ाम लगाने जा रही हैं। लगता क्यों है वैसे ज़रदाद साहिबा, क्यों लगता है शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं हो पाते, और अगर होते भी हैं तो फिर भी एक शोर होता ज़रूर है धांधली का? अनफॉर्चुनेटली देखिए, इस वक्त अगर हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं जो गिलगित बल्तिस्तान के लिहाज से, तो वो तो अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुआ था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने इल्ज़ाम लगा दिया था कि जी इलेक्शन रिग्ड हैं। अब पीएमएलएन की देख लें, अवाम को ये सोचना चाहिए कि 17 हलकों में तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, कोई इनके टिकट लेने को तैयार नहीं था, तो 6 हलकों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रही थी, और इलेक्शन वहां पे भी जलसे करके आगे जाए, इनका कैंडिडेट नहीं था, तो जलसा वोट किसके लिए मांग रही थी जब कैंडिडेट ही खड़ा नहीं था? यानी पहले कैंडिडेट तो पैदा करो फिर आप वोटर पैदा करोगे। तो इसलिए ये तो बड़ा मुझे कहते हैं आप लोगों ने उनके लोग जो हैं वो अपने साथ उनकी वफादारियां करा ली थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इलेक्टेबल्स की सियासत को आप लोग बहुत बुरा कहते रहे हैं ज़रदाद साहिबा, लेकिन अब लग रहा है कि जो पीटीआई है वो सीख गई है इलेक्टेबल्स की सियासत, या शायद उसकी अहमियत को समझ गई है। आपकी पार्टी के लिए जो लोग काम कर रहे थे, ये देखने में आया कि उनको टिकट्स नहीं दिए गए, लेकिन नून लीग के लोगों को जो है वो तोड़ा गया है। देखिए जी, मैंने तो आपको पहले कह दिया था कि हमें वाज़ेह अक्सरियत हासिल है गिलगित बल्तिस्तान में, और जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी बेसिकली हमारी ही लोग हैं, और इनके साथ हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिल्कुल इलेक्शन एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तो माशाल्लाह से हमारी जीत है, हम ही हुकूमत बनाएंगे, और जमहूरियत को कामयाबी हुई है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कामयाबी हुई है, और ठीक है, ये तो वैसे कमाल कॉन्फिडेंस है कि आप ही कह रही हैं कि वो जो इंडिपेंडेंट है वो भी हमारे लोग हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बना लें? तो भी बेसिकली हमारे ही कैंडिडेट हैं, और हमने उनके साथ मिलकर बहुत सारी कैंपेन भी की हैं। टिकट उनको देनी चाहिए थी जो कि नहीं मिले, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ ही हुकूमत बनाएंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। उनको पता है कि जो एक अबूरी सूबा बनाने का हम लोगों ने वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। इनको मेन स्ट्रीम उसमें कौमी धारे के अंदर लाएंगे, इनको उनके राइट्स देंगे, टूरिज्म को डेवलप करेंगे, जॉब्स ऑफ अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी, और जो मौके जो पूरा पाकिस्तान जो है जिस तरीके से अब फाटा को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे, सारा गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी जो हैं वो हक रखते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ देखते हैं। आपने वो वीडियोस तो शायद देखी होंगी जब वो कहते थे कि हम तो बेसिकली चूंकि मेहमान नवाज लोग हैं, जफाकश लोग हैं, तो हम इज्जत देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के फौज के खिलाफ खड़े हो तो हम आपको वोट दे दें। तो उन्होंने जमहूरियत की जीत हुई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर एतमाद किया गिलगित बल्तिस्तान के लोग, तो इंडिपेंडेंट भी हमारी हैं और वो हमारे साथ ही हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, क्विकली मुझे ये बता दीजिएगा ज़रदाद साहिबा कि एक तरफ जो है पीपल्स पार्टी ने जीबी इलेक्शन के हवाले से कहा है कि वो एहतजाज करेंगे, फिर जलसे जुलूस पीडीएम के भी चल रहे हैं, आप लोगों ने आज पाबंदी लगा दी है जलसे जुलूसों के ऊपर। किस तरीके से अपोजिशन को ये जलसे जुलूस करने से रोकने की हिकमत अमली बनाई जा रही है, या फिर कोई बातचीत इनिशिएट की है आपने? देखिए, सीधी सी बात है कि सेकंड स्पाइक पेंडेमिक की, और उसके अंदर सिंध के वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह साहब को, इनके अपने एक और भी मिनिस्टर है, उनको भी कोरोना वायरस हो चुका है। हमारी अली जैदी साहब को हो चुका है, जो डिप्टी स्पीकर है केपी के, उनको और उनके अहलिया और बच्चों को हो चुका है। हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी ताशफीन सफदर मराल और उनके हस्बैंड को भी हो चुका है। तो अल्लाह सबको सेहत दे, तमाम पाकिस्तानी को पर अल्लाह रहम करे। एहतियात अगर नहीं बरतेंगे तो ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। बहुत खतरनाक बात है। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बिल्कुल सियासत तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि ज़रताज साहिबा ने भी कहा और काफ़ी नाम भी उन्होंने लिए कि हो चुका है। यकीनन हम अपने इर्द गिर्द भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को हो रहा है, हो चुका है, कुछ लोग सेहतियाब हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो इतने लकी नहीं रहे, बहुत सारे लोगों ने जानों से हाथ भी हुए हैं। परसेंटेज जो है इफेक्टिव की जो इफेक्ट हो रहे हैं
रहे हैं या अमवात की वो बढ़ती चली जा रही है, तो ये एक बहुत ही तल्ख किस्म की हकीकत है इस वक्त कोरोना। इस पर भी मुझे बात करनी है। अपने अगले सेगमेंट में छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में शदीद हद तक तेजी आ चुकी है। कोरोना वायरस जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक, पहले से भी ज्यादा शदीद और मजबूत हो गया है, बुरी तरह से लोगों को मुतासर कर रहा है। केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा है। केसेस मस्बत आने की शरह 7% से भी तजावुज कर चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 7.2% तक जा पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना के बायस मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए हैं। एक तरफ लोग बड़ी तादाद में कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के बायस लॉकडाउन का खतरा भी सरों पर मंडला रहा है। इस्लामाबाद में कोविड-19 की मुल्क में सूरत हाल से मुतालिक कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि 10 रोज के अंदर कोरोना केसेस में 4 गुना तक इजाफा हुआ है, इसीलिए आवाम से रहने की अपील भी की गई है। यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह बताया कि जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगाने का फैसला हुआ है। हुकूमत अपने जलसे मनसूख कर रही है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने अपील भी की है दूसरों से भी कि जलसे मनसूख करने की दरख्वास्त भी उन्होंने की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि अब शादी हॉल्स में 300 से ज़ायद अफराद जमा नहीं हो और आवाम पब्लिक मकामात पर जाने से भी गुरेज करे, जबकि स्कूल्स बंद करने या ना करने से मुतालिक फैसला अगले हफ्ते होगा। फैक्ट्रीज, दुकानें बिल्कुल हमने बंद नहीं करनी। हमने सारे मुल्क में जल्द से ख़त्म कर दिया, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे इसी किस्म की गैदरिंग में 300 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अगर शादी हॉल भी हैं तो 300 से ज़्यादा लोग नहीं। और हम बंद नहीं कर रहे रेस्टोरेंट्स, बाहर रेस्टोरेंट्स में चल सकते हैं। स्कूलों का हमने फैसला किया है कि हम एक हफ़्ता और देख रहे हैं। अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे, यानी गर्मियों की सिर्फ 1 महीने की छुट्टी कर देंगे। अपने SOPs फॉलो करें। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तरफ से बताया गया है कि तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों और साथ की जान सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन अभी स्कूल बंद करने का फैसला हुकूमत ने नहीं लिया है। दूसरी तरफ बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम के इजलास में फैसला किया गया है कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे। इजलास में चारों वज़ीर आला की तरफ से स्कूल और कॉलेजेस बंद करने की मुखालफत की गई है। बताया गया है कि स्कूलों की बंदिश से मुतालिक फैसला 1 हफ्ते बाद किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी और काफिली के रहनुमा मोनिस इलाही ने हुकूमत को इस पर क्रिटिसाइज किया है। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया है कि पंजाब में केसेस की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। सूबाई वज़ारत तालीम खतरनाक सूरत हाल में बच्चों की जिंदगियों और वालिदैन का क्यों नहीं सोच रही, जबकि इस हवाले से सियासत नहीं तलबा की हिफाजत को मुकद्दम रखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हुकूमत क्या सोच रही है, कोरोना के हवाले से मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल दरपेश होगी। इसी पर एक्सपर्ट्स की राय भी हम लेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर स्कूल कॉलेजेस में केसेस बढ़ रहे हैं तो छुट्टियां क्यों नहीं की जा रही हैं, हुकूमत किस चीज़ का इंतजार कर रही है। हमारे साथ इस वक्त राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। राजा यासिर हुमायूं साहब, वही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। चारों वज़ीर आला की तरफ से स्कूल और कॉलेजेस बंद करने की मुखालफत की गई है। अगर लाहौर में हम देखें तो बेशुमार केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुखालफत क्यों की जा रही है? अब किस चीज़ को जो है वो 1 हफ्ता तक मॉनिटर करना है। आपके इत्तेहादी भी आप लोगों के इस फैसले से खुश नहीं है। ट्वीट आया मोनिस इलाही साहब की तरफ से और उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज किया आपके इस फैसले को कि अभी आप 1 और हफ्ता रुकेंगे, हालांकि स्कूल्स से जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। शफकत महमूद साहब ने इतराफ किया इसका। देखिए जी, पहली चीज तो ये कि जो कोई भी फैसला आपने करना होता है वो किसी लॉजिक के तहत और किसी डेटा पे बेस करके करना होता है। सुनी सुनाई बातों पे या सेंसेशनल खबरें सुन के आप फैसले नहीं करते होते। आपके पास जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि आपके 3000 से ज्यादा हायर एजुकेशन के इदारे हैं पंजाब में और सिर्फ 108 केसेस उनमें से रिपोर्ट हुए हैं। और SOPs अगर कहीं उन पे अमल किया जा रहा है तो वो स्कूल्स और कॉलेजेस में ही किया जा रहा है। वही बच्चे जो है वो शॉपिंग मॉल्स में भी जा रहे हैं, शादियों पे भी जा रहे हैं, जलसे जुलूस पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। तो आप क्या समझती है कि तालीम जो है वो सबसे कम अहम चीज है कि सबसे पहले उसको बंद कर दिया जाए? आप या तो हर चीज पहले बंद हो ना, मेरा ख्याल है नॉन एसेंशियल चीजें हैं जिस तरह रेस्टोरेंट्स हैं या शादीगर है। राजा साहब, उसका फैसला भी यकीनन आप लोगों ने ही करना है। लोगों की जिंदगियां इस वक्त हुकूमत के उन फैसलों के ऊपर जो हैं वो मुनहसर हैं, तो यकीनन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाइज़ फैसला किया जाएगा। मेरी यार सुने जी, ये जो आप
پہلی بات تو یہ کہ لوگ جو ہیں کافی اویئر ہیں. جن لوگوں کو جو ونریبل پاپولیشن ہے ان کو خود سب سے پہلے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. لوگ جو ہے وہ بالکل کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور زندگی سب سے پہلے تو آپ کا اپنا فرض ہے اپنی جان بچائیں, SOPs پہ خود عمل کریں. سکولز کالجز میں ایز سچ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے, اور جو اگر اوور آل 7% ہے تو سکولز کالجز میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ بھی صرف بڑے شہروں میں, لاہور, فیصل آباد یا راول پنڈی میں, وہاں پہ کچھ زیادہ ہے. چھوٹے شہروں میں تو بالکل بات ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آلریڈی اتنی پہلے لرننگ پاورٹی ہے تو اب کس لیے سکولز کو ہم پہلے بند کر دیں. آئی ڈونٹ سی اے گڈ ریزن فار دیٹ. اور مونس علی صاحب کی تو مجھے ٹویٹ کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو لاجک سمجھ نہیں, حالانکہ آپ کے اتحادی ہے. ٹھیک ہے, پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. صرف خبریں ہی سینسیشنل ہیں جو کہ بس میڈیا پھیلا رہا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دم وائرس میں بھی ہے؟ کیوں بار بار ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں, کیوں بار بار ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے, پہلے سے زیادہ شدید ہے, پہلے سے زیادہ طاقتور ہے؟ تھینک یو سو مچ. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وائرس طاقتور ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارا ایک میوٹیشن براؤزر ہے UHS کا, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا. ہم ڈیلی 6 بجے اس پہ شام کو لوڈ کرتے ہیں جو میوٹیشنز ہیں. میوٹیشنز ضرور ہوئی ہیں وائرس کی, ووہان سے جب یہ شروع ہوئی 11 دسمبر 2019 کو, اور پھر وہ چائنیز اسٹرین ہے ہمارے پاس, اور پھر ایرانین اسٹرین ہے, اور پھر یورپین سٹین ہے, امریکن سٹین ہے, اور پاکستانی سٹین ہے. KPK میں 2 سٹینز ہم نے کلون کیے ہیں, اور پنجاب میں بھی 3 سٹینز ہیں. لیکن ان میں کوئی میوٹیٹنگ جو پوزیشنز ہیں, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے, اس وائرس کی تقریباً 39,000 پاسبلٹیز ہیں. تو ڈیفینیٹلی میوٹیشنز ہوئی ہیں کوئی 900 کے قریب. تو دیٹ از نتھنگ پی نٹس. جو اگر آپ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں, پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہم ویکسینز ٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم اس وقت ویکسینز کی ریسرچ میں بہت زیادہ ہیویلی کمیٹڈ ہیں, تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی ویکسین بنانی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ وائرس کی میوٹیشنز کوئی اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے کہ وہ زیادہ طاقتور یا اس کی ویرولنس بڑھ گئی ہو یا کم ہو گئی ہو. یہ ہوسٹ رسپانس اور جو موسمی تبدیلی آئی ہے, دیکھیں جب عائشہ بارشیں ہوئی تھی تو یہ کم ہو گئی تھی, اور وہ ایک لاجیکل چیز ہے کہ جو ہمارے ایروسولک پارٹیکلز ہیں یا ڈراپلیٹس ہیں, وہ ایک انسان سے دوسرے میں ٹرانسمیشن ان کی سلو ہو جاتی ہے, بیکاز جب ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تو وہ پارٹیکلز ہیویئر ہو جاتے ہیں اور ٹریول اتنی تیزی سے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز وزیراعظم صاحب نے بھی دیے ہیں, اور جس طریقے سے یہ پھیلنے کا ریشو ہے وہ بڑا ہے, جس طریقے سے اموات ہو رہی ہیں, تو میں بالکل کوئکلی آپ سے چاہوں گی کہ آپ پلیز لوگوں کے لیے ایک میسج دے دیجئے کہ آپ اس کا مقابلہ ہے جو وہ کس طریقے سے کرنا ہے. وہی پہلے والی چیزیں ہیں. یقیناً آج مخان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ماسک جو ہے وہ سب سے پہلے اور بہت ضروری ہے. مجھے بتا دیجئے کہ اب یہ جو دوسری ویو ہے یہ کس طریقے سے پہلی ویو سے مختلف ہے, اور اس کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ دیکھیں, اس لیے مختلف ہے کہ ہم نے SOPs, جیسے منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے تعلیمی ادارے ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایزی ہے, ریلیٹیولی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور شاگرد ہیں اور اساتذہ ہیں, تو یہ بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے جو ہم کیپٹلائز کر کے کوشش کر سکتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ جو آگے ہی ہمارا کمپرومائزڈ ہے اس کو مزید کمپرومائز نہ کیا جائے. ڈیفینیٹلی جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں گیدرنگز نہیں ہونی چاہیے, اور سوشل گیدرنگز نہیں ہونی چاہیے. سکولز بھی موڈیفیکیشن ہونی چاہیے, ہائر ایجوکیشن. اب میری یونیورسٹی میں کوئی کیفیٹیریا نہیں کھلا, کوئی بھی اس وقت آپ کے ڈائننگ ہال نہیں کھلے. بچوں کو کمروں میں ہم سرو کرتے ہیں, اور زیادہ ولنریبلٹی آپ کے ہاسٹلز میں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. راجہ یاسر ہمایوں صاحب, آپ سے میں آخری سوال کرنا چاہوں گی. آئی ایم سوری, ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنے کا بھی کیا سوچا جا رہا ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں پہلے دے دی جائیں اور ان کو بڑھا دیا جائے, اور یہ طریقہ کار کیا بہتر رہے گا؟ راجہ یاسر ہمایوں صاحب, اس پر غور ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ سکولز کے ذریعے پھیل رہا ہے وائرس زیادہ. اگر دوسری ایکٹیویٹی سے زیادہ پھیل رہا ہے تو ان کو بند کرنا چاہیے بجائے کہ سکولز کو بند کرنے کے. اگر یہ ایک ہفتہ ہم یہی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا سکولز کی وجہ سے بڑھ رہا ہے وائرس, اگر سکولز کا کوئی رول ہی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. راجہ یاسر ہمایوں صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک ہفتہ جو لیا گیا ہے وہ اس چیز کو کا انالیسس کرنے کے لیے لیا گیا ہے کہ کیا واقعی یہ اسکول کی وجہ سے پھیل رہا ہے, اور اس کے بعد اسکولز کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ